चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने ये जीएसएस स्कोर का डॉक्यूमेंट यूज़ किया था। ठीक है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। चूँकि ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी वाइड है, तो हम जो पिछला सिलेबस यूज़ हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IAS गलियारा पर। ज्योग्राफी में बेसिकली हम दो पार्ट देखते हैं, एक फिजिकल हो गया और एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, वेयर इट इज़। हम फिर क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम देखेंगे ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी हम देखेंगे। ठीक, ओशनोग्राफी के बाद हम देखेंगे वाटर रिसोर्स, ये भी एक पार्ट है ओशनोग्राफी का ही। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे बायोज्योग्राफी। फिर उसके बाद हम सीधे चले आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन पर। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे डेमोग्राफी, आपके स्टेट की, कंट्री की और वर्ल्ड की डेमोग्राफी कैसी है। डेमोग्राफी के बाद देखेंगे हम अर्बनाइजेशन। ठीक, अर्बनाइजेशन के बाद हम देखेंगे सेंसस के बारे में, जिसमें लिटरेसी है, सेक्स रेशियो का सेंसस है, फैमिली प्लानिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम सीधे चले आएंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हम देखेंगे मिनरल रिसोर्स के बारे में, मिनरल रिसोर्स। ठीक, मिनरल रिसोर्स के बाद हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्स के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बाद इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के बाद हम देखेंगे ये जो रिसेंट डेवलपमेंट, ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्लेसेस इन न्यूज़, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस एट ग्लांस था। अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहला टॉपिक आता है द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, कौन कौन सी थ्योरीज थी इसमें, जिसमें एक थी तुम्हारी नेबुलर हाइपोथेसिस कांत की। ठीक है, और एक थी गैसियस हाइपोथेसिस, वो किसकी थी? लाप्लास की। ये दो जो हैं, एक कांत हो गया, एक लाप्लास हो गया, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरी, जिसमें बिग बैंग का नाम आता है। बिग बैंग थ्योरी, उसको मॉडर्न थ्योरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लैनेट्स के थ्रू सोलर सिस्टम कैसे बना। ठीक, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर अर्थ का एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एवोल्यूशन की काफ़ी सारी स्टेजेस हैं। ठीक, मतलब पहले कई बार आइस एज भी आ चुका है अर्थ पे। ठीक, कई बार बहुत ज़्यादा गर्म भी रही है, कई बार ठंडी हुई है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फेजेस से अर्थ गुजरी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अर्थ का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसे तुम्हारा ये हो गया लिथोस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, इन तीनों को मिला करके बन जाता है बायोस्फेयर। ठीक है, फिर हम देखेंगे जोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे एरा, इपोक, है ना, इपोच या इपोक आप जो भी पढ़ना चाहें, पीरियड्स, ठीक है, ईओन्स, इनके बारे में देखेंगे। ठीक, जिसमें तुम्हारा जुरैसिक भी है, कैम्ब्रियन भी है, काफ़ी सारे पीरियड्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे अर्थ के फीचर्स के बारे में, अर्थ क्या है। ठीक, अर्थ के लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, जैसे तुम्हारा 66.5 हो गया। ठीक है, 66.5 नॉर्थ या साउथ, 23.5 ठीक है, नॉर्थ या साउथ, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। मेरिडियंस,
इसमें तुम्हारा एक प्राइम मेरिडियन होता है और एक ज़ीरो मेरिडियन होता है, 0 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे मोशंस के बारे में, जिसमें रोटेशन है और रेवोल्यूशन है, ठीक है। फिर देखेंगे इंक्लिनेशन, अर्थ की जो एक्सिस है ना, अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, ठीक है, उसका इंक्लिनेशन के बारे में देखेंगे। फिर लोकल और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन, 0 डिग्री मेरिडियन या 180 मेरिडियन, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर कैलेंडर्स के बारे में और एक्लिप्स, एक्लिप्स जो ग्रहण पड़ते हैं ना, सोलर और लूनार एक्लिप्स, उनके बारे में देखेंगे, ठीक। फिर देखेंगे अर्थ पे ओरिजिन कैसे हुआ, अच्छा लाइफ का, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक होता है लिथोस्फेयर, हमने ऊपर देखा, एक होता है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, और एक होता है एटमॉस्फेयर। बेसिकली जहाँ पर ये तीनों जो स्फेयर हैं, जहाँ पर भी तीनों मिल जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, बायोस्फेयर क्रिएट होगा, ठीक। बायोस्फेयर क्रिएट हो जाने से क्या होगा, सीधी सी बात है, जीवन की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओगे, मेरे को एक क्वेश्चन है मेरा, कि जो हमारा सिर होता है ना, सिर, उसमें जू क्यों पड़ जाते हैं, लाइसिस क्यों पड़ जाते हैं, ठीक है ना। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। फिर हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, ठीक है। फिर देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, इससे मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। डायरेक्ट कहाँ से मिलेगी, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिटेओर्स के बारे में, मिटेओर्स की स्टडी करने के बाद, ठीक। मिटेओरॉइड्स के बाद, मिटेओरॉइड्स की स्टडी करेंगे, धूमकेतु वगैरह उनके बारे में, ठीक है। और इनडायरेक्ट कहाँ से, अर्थक्वेक वेव्स, वॉल्केनोज, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। और इंटीरियर में हम देखेंगे क्रस्ट, मतलब बेसिकली अर्थ जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक कोर है। जैसे ये अर्थ हो गई, ये है और ये है, ठीक। तो हाँ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं हम क्रस्ट, ठीक। फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मेंटल भी जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और तुम्हारा कोर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है ना। और अर्थ क्रस्ट के बीच में, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे चले आएंगे जियोलॉजी में। जियोलॉजी में हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अर्थ क्रस्ट पे, जैसे फेल्ड्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन, एम्ब्यूफिल है, माइका है, ओलिवाइन है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, रॉक्स की ट्रांसपेरेंसी, मेटल्स की ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर कैसा है, हार्डनेस कैसी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी, उन सब के बारे में हम देखेंगे। बेसिकली जो मेटल्स हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक तो मिनरल्स जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक मिनरल, एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल, ठीक है। मेटालिक में तुम्हारे प्रीशियस फेरस हो गए, जिसमें तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब, ठीक है। प्रीशियस फेरस, अच्छा फेरिक ऑक्साइड वगैरह ये सब चीज़ें। नॉन फेरस में आते हैं तुम्हारे ये गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब आता है। और फिर देखेंगे हम रॉक्स के बारे में। रॉक्स, पेट्रोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ रॉक्स को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। रॉक्स के लैंडफॉर्म्स किस तरीके से बनाते हैं रॉक्स, ठीक है, सॉइल्स के बारे में चर्चा करेंगे। 3 फैमिली, बेसिकली 3 फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, एक होते हैं इग्नियस रॉक, एक होते हैं सेडिमेंट्री रॉक और एक होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, और इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक को रूपांतरित चट्टान, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आप याद रखना, इग्नियस, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक। फिर हम बात करेंगे रॉक साइकिल के बारे में। चलिए,
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वेव्स, पी वेव, एस वेव, बॉडी वेव और सरफेस वेव, इन सब के बारे में बात करेंगे। शेडो जोन क्रिएट होता है इन अर्थ की वेव से, अर्थक्वेक की वेव से। जहाँ पर अर्थक्वेक की वेव्स पहुँच नहीं पाती हैं उसको हम शेडो जोन कहते हैं। अर्थक्वेक के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, इफेक्ट्स देखेंगे अर्थक्वेक के, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, लोकेटिंग एंड एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ पर सबसे पहले अर्थ की जो वेव है, हम्म हम्म, अर्थ की वेव जो है सबसे पहले ट्रेस की जाती है, वो एपिसेंटर होता है। जैसे ये है अर्थ, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, तो जो परपेंडिकुलर उस पॉइंट के होगा ना, जो फोकस होगा ना इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा, बेसिकली वही एपिसेंटर होता है, ठीक है ना, वही शॉर्टर डिस्टेंस होती है ना, इसलिए। फिर हम देखेंगे वॉल्केनो के बारे में, उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में कौन कौन से आ गए, टाइप्स में कौन कौन से आ गए, एक हो गया शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो और काल्डेरा वॉल्केनो, ठीक है ना, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे बसाल्ट, ठीक है ना, बसाल्ट जो होता है, फ्लड बसाल्ट, मतलब जो बस लावा दो तरह का होता है, ठीक है ना, एक तो होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिक लावा, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे मिड ओशियनिक रिज के बारे में, कैसे बनती है वॉल्केनोस से। मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे ये अर्थ है और ये सब ओशियन है यहाँ पे, है ना, ये सपोज करो ये अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ पे क्या है, ये वॉल्केनोस की चेन बनी हुई है, यहाँ पे वॉल्केनोस की चेन बनी हुई है। वहाँ से क्या है कि लावा इरप्ट करता है, लावा इरप्ट करता है तो क्या होता है, वहीं पर जम जाता है, तो धीरे 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 क्या है, एक रिज टाइप की ये बन गई है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज, मतलब जो ओशन के अंदर या बीच में होती है उनको मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट होते हैं वॉल्केनोस के थ्रू, है ना, वॉल्केनोस से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उसको देखेंगे, जिसमें बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सेल्स, डाइक्स। ये परपेंडिकुलर होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, आई थिंक मे बी करेक्ट टाइम, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये होते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या वर्टिकल, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर देखेंगे ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें एक्सोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस, इन दोनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम फिर ग्रेडेशन प्रोसेस होती है एक, डिग्रेडेशन होती है, एग्रेडेशन, ये फ्लूवियल साइकिल में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस में एंडोजेनिक प्रोसेस, जिसको डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं, डायस्ट्रोफिज्म, ओरोजेनी, एप्रोजेनी, अर्थक्वेक्स, प्लेट मूवमेंट के, फिर वॉल्केनिज्म। फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस में मतलब जो बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं, एयर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू जो फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। डेनुडेशनल प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर सीधे चले आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन पे। इसमें हम थ्योरीज जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो एल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने 1912 में दी थी, और इनकी जो पब्लिश हुई थी ना वो शायद 1919 या 18 के आसपास पब्लिश हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि एक पेंजिया है, एक पेंथालासा है, मतलब अर्थ जो है उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करी थी। उन्होंने बोला था कि अर्थ का जो मतलब जो लैंड मास है ना वो पेंजिया है ना, ये पेंजिया है, और जो वाटर बॉडी है वो पेंथालासा है, ये पेंथालासा है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ को उन्होंने नाम दिया था पेंथालासा, और जो लैंड मास था उसको नाम दिया था उन्होंने पेंजिया, ठीक। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो पेंजिया था ये दो पार्ट में टूट गया। ऊपर वाले को इन्होंने बोला लॉरेशिया, लॉरेशिया, है ना, और दूसरे वाले को उन्होंने बोला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एविडेंस क्या क्या थे सपोर्ट में, किसके, CDT के, CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के,
जिसमें एक हम जिक्सोफिट के बारे में देखेंगे। रॉक्स ऑफ सेम एज, मतलब सेम एज के रॉक्स मिले थे हर कॉन्टिनेंट, मतलब जो जो कॉन्टिनेंट जॉइन होते हैं जिक्सोफिट के थ्रू, उनके जब एक का वेस्टर्न कोस्ट और एक का ईस्टर्न कोस्ट को हम देखेंगे, रॉक्स को एज को मिलाएंगे, तब देखा जाएगा कि जो एज जो है वो रॉक्स की वो सेम आ रही है। ठीक है, टिलेट डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स, ये गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं अर्थ को ड्रिफ्ट करने में, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। पोल फिलिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, ठीक है। फिर और बाकी जो मतलब ये तो फोर्सेस हो गए, बेसिकली इनका जो इफेक्ट था वो ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखती है। ठीक है, फिर हम मैपिंग को देखेंगे, ओशन फ्लोर की मैपिंग, जिसमें तुम्हारा हाँ मिड ओशियनिक रिजेस देखने को मिलेंगी। ठीक, और तुम्हारे ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी और तुम्हारे सी माउंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी इन सब मैपिंग में। ठीक है, फिर चले आते हैं सीधे प्लेट टेक्टोनिक्स पर, कॉन्टिनेंट प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, जिसमें देखेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट कौन कौन सी हैं। आपको मालूम है आप कौन सी प्लेट्स पर रहते हो, कौन सी प्लेट पर रहते हो? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी प्लेट्स थी, जिसमें मेजर प्लेट्स थी शायद 9 या 11 मेजर प्लेट्स थी और बाकी माइनर प्लेट्स थी। ठीक है, मेजर प्लेट्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए, फिर हम देखेंगे प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में। 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आपको मालूम है हिमालय किसकी वजह से बन रहा है? कॉन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से। क्यों? जो इंडियन प्लेट है ना, जो इंडियन प्लेट है वो सीधे के सीधे जो यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई और ये इंडियन प्लेट हो गई, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, जिससे क्या है, हिमालय अभी ना, हिमालय शायद लगभग 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पर ईयर राइज कर रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से, अप मूवमेंट की वजह से, नॉर्थ नॉर्थ मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स की वजह से। ठीक, फिर देखेंगे रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। हाँ, ये आ गया ना टॉपिक कि किस रेट से प्लेट जो है मूव कर रही है। ठीक है, अटलांटिक प्लेट, जो अटलांटिक ओशियन है ना, ये जो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये एशिया, यूरोप और ये अफ्रीका, ये जो है ना अटलांटिक ओशन, ये भी एक्सपेंड कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तभी तो मिड ओशनिक रिज बनी है। याद आ गया? चलिए, फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इंडियन प्लेट, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम 70 मिलियन ईयर्स अगो टिल टुडे। ये जो पीरियड है ना, इस टाइम पे इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटी थी। ठीक है, चलिए, फिर सीधे आएंगे लैंडफॉर्म्स पे। लैंडफॉर्म्स में एवोल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम जोमॉर्फिक प्रोसेस और एजेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जोमॉर्फिक एजेंट्स में इरोजनल, डिस्ट्रक्शनल, डिपोजिशनल, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इरोजनल और डिस्ट्रक्शनल एक ही बात हो गई। ठीक, इरोजन कर रहे हैं यानी कि कुछ ना कुछ तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया इसका डेल्टा। ठीक, इसका क्या हो गया? वैली, इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, चलिए, एजेंट्स कौन कौन से हैं? विंड है, रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स, वेव्स, करेंट्स। अच्छा, ग्राउंड वाटर से कौन कौन से फीचर बनते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, ग्राउंड वाटर से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स के फीचर बनते हैं, ठीक है, वो मेरे को आप बताना। ठीक है, जिसको हम लाइमस्टोन टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक, लाइमस्टोन टोपोग्राफी, हिंट दे दिया है मैंने, आप बताना नीचे कमेंट में। चलिए, फिर सीधे हम आएंगे विंड की तरफ। एक सेकेंड। फिर हम देखेंगे विंड को। ठीक, कौन कौन से डोमिनेंट एजेंट हैं। ठीक है, कॉजेज देखेंगे, विंड से क्या डिफ्लेशन होता है, एब्रेजन का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में। इरोजनल लैंडफॉर्म्स,
ज़्यादातर हमको कहाँ देखने को मिलेंगे विंड्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स? डेजर्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें पेडिमेंट्स, पेडी प्लेन्स, प्लाया, डिफ्लेशन हॉलो, केव्स, मशरूम रॉक्स, टेबल रॉक्स, पेडेस्ट्रल रॉक्स। ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, बार चांस हो गए, सीफ, पैराबोलिक लैंडफॉर्म, ट्रांसवर्स लैंडफॉर्म और लॉन्गिट्यूडनल लैंडफॉर्म। फिर हम सीधे आएंगे विंड के बाद हम सीधे आएंगे रनिंग वाटर पर। रनिंग वाटर से कौन कौन से लैंडफॉर्म, अरे यार अभी तो वो तुम्हारा वो दिख जाएगा, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। रनिंग वाटर ह्यूमिड रीजन्स में देखने को मिलता है। मतलब रनिंग वाटर से क्या है, ह्यूमिड जो रीजन है वो ह्यूमिड बनता है, जिसमें टू कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, ओवरलैंड फ्लो, ठीक, और लीनियर फ्लो, इसमें स्ट्रीम्स आती हैं। ठीक, ये शीट फ्लो हो गया। स्टेजेस में हम देखेंगे यूथ, मेजर, मेच्योर और ओल्ड। जो रिवर होती है वो 3 स्टेज से निकलती है। हिमालय से जब निकलती है गंगा, गंगा को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेकर के चलें तो हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है वो, फिर वहाँ से वी शेप वैली। आप हरिद्वार में जाते हो, फ्लो कितना ज़्यादा बड़ा होता है, फ्लो ज़्यादा कितना होता है ना। फिर आप धीरे 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 आप इलाहाबाद में आओ, वहाँ पर यमुना भी आकर के मिल रही है। ठीक, इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद में यमुना भी आकर के मिल रही है। ठीक है, यमुना और सरस्वती, वो तो एक सरस्वती जो है वो अंडरग्राउंड फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वो आकर के मिल रही है, वहाँ पर आप फ्लो देखना। और हरिद्वार में, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये कम फ्लो लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पे है, ये यंग स्टेज में, ये यहाँ पे ये मेच्योर स्टेज में आ गई। ठीक, और यूथ स्टेज में इतनी बुढ़ी हो जाती है ये, तो ये क्या करती है, लोड लेके नहीं जा पाती, लोड लेके नहीं जा पाती तो क्या करती है, ये मुहाने पर आकर के सारा लोड नीचे डाल देती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, इसमें हमारा सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिला, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और ये पता है कैसा है, ये डेल्टा कैसा है, बट्स फुट डेल्टा है। 4 टाइप के डेल्टा होते हैं, बट्स फुट है, आर्कुएट है और मिसिसिपी डेल्टा है। मिसिसिपी, चलिए मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में वैली, ठीक है, रिल्स, गलीज, ठीक, वी शेप वैली हो गई, गॉर्ज हो गए, कैनियन हो गए। अब तुम्हें मालूम है ग्रैंड कैनियन कौन सी रिवर बनाती है, ये मेरे को बताना। यूएसए में है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, ग्रैंड कैनियन वो कौन सी रिवर बनाती है, वो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स चल रहे हैं, जिसमें पॉट होल्स भी है, प्लंज पूल्स भी है, इंसाइज्ड और एंट्रेज्ड मेंडर। मेंडर भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंसाइज और एक होते हैं एंट्रेज्ड मेंडर। ठीक है, रिवर टेरेसेस, जिसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, सीधे हम चले आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे। डिपोजिशनल में एलुवियल फैंस हो गए, डेल्टा हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, नेचुरल लेवीज हो गए, पॉइंट बार्स हो गए, मेंडर्स हो गए। ठीक, स्लिप ऑफ बैंक हो गए, अंडर कट बैंक, ऑक्सबो लेक। अच्छा, ऑक्सबो लेक क्या होता है वो आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, ब्रेडेड चैनल्स। फिर सीधे हम चले आएंगे ग्राउंड वाटर कास्ट टोपोग्राफी पे। चलिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने टोपोग्राफी, लाइमस्टोन टोपोग्राफी के बारे में बोला था, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ग्राउंड वाटर में कास्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी एक ही बात है। परमिएबल रॉक्स होते हैं, ठीक, परकोलेशन पावर कितनी किसकी होती है, बेडिंग प्लेन्स कैसे होते हैं, वो सब के बारे में देखेंगे। लाइमस्टोन डोलोमाइट रीजन, जिसमें बाल्कन्स एडजेसेंट टू एड्रियाटिक रीजन, एड्रियाटिक सी है ना, उसके आसपास का रीजन जो वहाँ पे ज़्यादातर केस में आपको लाइमस्टोन टोपोग्राफी देखने को मिलती है। ठीक, फिर सीधे हम देखेंगे जो ग्राउंड वाटर में इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, जिसमें स्वेलो होल्स, वैली सिंक्स जिसको हम वाला बोलते हैं, सिंक होल्स, कोलैप्स सिंक जिसको हम डोलाइंस बोलते हैं, लैपीज, रिज, लाइमस्टोन पेवमेंट्स। ठीक, उसके बारे में देखेंगे। केव्स, केव्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें हमको शेल सैंडस्टोन क्वार्जाइट रॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जिसमें स्टेलेक्माइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर कॉलम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये केव है ना, ये यहाँ पे ये केव है। ठीक है, यहाँ से पानी है, तो धीमे धीमे क्या होता है कि, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुको।
ये केव है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये है ना, ये है, इनको हम स्टेलेक्टमाइट और स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। धीमे धीमे क्या होता है, इसमें से पानी रिसता जाता है, रिसता जाता है, रिसता जाता है, तो ये ऐसा शेप ले लेता है एक पिलर के फॉर्म का, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं पिलर कॉलम, और एक को स्टेलेक्टमाइट बोलते हैं और एक को स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, फिर सीधे आएंगे हम ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर्स में इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। सर्क हो गया, टान लेक हो गया, ऑफ नहीं है यहाँ पे, सर्क अलग है, टान लेक अलग है। हॉर्स सेरेटेड रीजन जिसमें एरिड्स को हम देखेंगे। ग्लेशियल वैली, ट्रफ, फ्योर्ड्स, फ्योर्ड्स ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। अच्छा, नॉर्वे हो गया, है ना, और स्वीडन हो गया, इसका ना कोस्ट ना बहुत ज़्यादा कटा फटा है। तो कटा फटा होने की वजह से वहाँ की जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, शिपिंग इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है। कटा फटा मतलब यही फ्योर्ड्स, ठीक। चलिए, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में, ग्लेशियर टेल्स देखेंगे, मोराइंस, एस्कर, आउटवॉश प्लेन्स, ड्रमलिन्स, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। वेव्स और करेंट्स में हाई रॉकी कोस्ट, लो सेडिमेंट्री कोस्ट, इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। फिर क्लिफ्स देखेंगे, टेरेस देखेंगे। टेरेस देखने के बाद में सीधे हम चलेंगे केव्स पे, केव्स, स्टेक्स, ठीक। डिपोजिशनल में बीच हो गए, बीच, गोवा बीच ड्यून्स हो गए, बार्स, बैरियर और स्पेट्स, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक उड़ीसा के कोस्ट पे, वो कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है? कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो इनमें से तीनों का ही है, बताना मेरे को। चलिए, वेदरिंग पर मूव करते हैं। वेदरिंग में हम देखेंगे कि वेदर ओवर अर्थ मटेरियल्स, अर्थ के जो मटेरियल्स हैं यानी कि लैंड हो गया, ठीक है, उसके ऊपर वेदरिंग कैसे होती है। फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक, वेजिटेटिव। जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगी ना, वहाँ पे वेदरिंग कम होगी। जैसे आप फॉरेस्ट को देख लीजिए, ठीक, और आप सिटी को, कोई किसी भी सिटी को देख लीजिए, अर्बन प्लान्ड हो, ठीक है। टोपोग्राफी, अगर वह जहाँ जैसे डेजर्ट हो गया, ठीक, डेजर्ट है, और हाँ, डेजर्ट को देख लो और माउंटेन्स को देख लो, वेदरिंग सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? डेजर्ट में। क्यों? बताइएगा मेरे को आप कमेंट में। क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अगर हॉट रीजन है तो वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होगी। क्यों? सूरज की रोशनी, गर्मी की वजह से क्या होगा? पत्थर चटकेंगे, टूटेंगे, और क्या होगा? वेदरिंग होगी, ठीक है। मेजर प्रोसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, केमिकल प्रोसेस कौन सी होती हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, क्या, यही 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक। और फिर केमिकल प्रोसेस होती हैं। केमिकल प्रोसेस में कौन कौन सी आती हैं? सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिजिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, एक्सपेंशन हो गया, वाटर प्रेशर। अनलोडिंग एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे, टेम्परेचर चेंजेस और एक्सपेंशन के बारे में, फ्रीजिंग, थॉइंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, इसके बारे में चर्चा, बेसिकली हम चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक आता है बरोइंग, आता है वेजिंग, आता है प्लांट रूट्स, इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन, फ्लेकिंग। हाँ, फ्लेक से मेरे को याद आया, जो होता है ना वो आंट ईटर, आंट ईटर, ठीक है, आंट ईटर, उसको एक वर्ड है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, पेंगोलिन, याद आ गया, पेंगोलिन। उसकी जो बॉडी होती है ना, वो फ्लेकी बॉडी होती है, और फ्लेकी बॉडी होने, फ्लेक्स की वजह से ही उसकी इलीगल ट्रेडिंग होती है, पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब मेरे को ये बताना कि जो पेंगोलिन है वो IUCN की का स्टेटस कौन सा है उसका, ठीक है, ये बताना मेरे को। और उसको किस किस से खतरा है, डेंजर किस किस से है उसको, ठीक है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। चलिए, फिर हम चलेंगे, हाँ, वेदरिंग, वेदरिंग के सिग्निफिकेंस पे चलेंगे। इसमें
मतलब वेदरिंग होगी, रॉक टूटेगा, चट्टान टूटेंगी, तो क्या होगा, मिट्टी बनेगी। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वेदरिंग से। बायोम्स और बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लीचिंग क्या होती है, एनरिचमेंट क्या होती है, वो देखेंगे। मास मूवमेंट में एक्टिवेटिंग कॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक, फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट में हीव और फ्लो स्लाइड हो गया। ठीक, 3 मेजर ग्रुप्स हैं, इसमें स्लो मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है और लैंडस्लाइड है, उसके बारे में देखेंगे। लैंडफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड में रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स हैं। ठीक, अच्छा मेरे को रिवर्स के बारे में जो सेंट लॉरेंस रिवर है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, उसका माउथ कहाँ पे है, उसके बारे में बताना। लेक्स, कनाडा के जो लेक्स हैं, कनाडा प्लस यूएसए, जिसको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं, उसके बारे में बताना। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे माउंटेन्स, पीक्स कौन कौन सी हैं, लैंडफॉर्म्स, प्लेट्यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो था जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट। अब हम चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन। ठीक, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे क्लाइमेट के। जो एटमॉस्फेयर है, जिसमें एक आता है ट्रोपोस्फेयर, एक आता है स्ट्रेटोस्फेयर। पता है नीचे इसको लेके चल रहा हूँ क्योंकि नीचे से ही होता है। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, फिर आता है एक्सोस्फेयर, फिर आता है आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर एक्सोस्फेयर का पार्ट है लेकिन वो अपर पार्ट है। ठीक, फिर हम अल्टीट्यूड वर्सेस टेम्परेचर के बारे में, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है टेम्परेचर गिरता जाता है, दोनों में कैसा रिलेशन है, एल्टीट्यूड में टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एल्टीट्यूड कम होगा, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। आप देखते होंगे, आप जब पहाड़ों पर जाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, चाहे वो पहाड़ हमारे साउथ साइड का हो, चाहे वो हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट पहाड़ हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का पहाड़ हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्थ में जाओगे तभी आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। ठीक है, चलिए सोलर रेडिएशन के बारे में देखेंगे। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन जो अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अर्थ, अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अर्थ, ये होता है इंसोलेशन। ठीक है, फिर देखेंगे एपीहीलियन, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कहाँ कहाँ पर इंसोलेशन की वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, जैसे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलता है, मतलब ये वाला जो रीजन है टॉरिड। जैसे अर्थ को अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, तो बेसिकली हम उसको 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया टॉरिड, है ना, ये ये तो पोल वाला है, एक सेकंड। अर्थ को मैं डिवाइड करूँ तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक, ये 23.5, ये 23.5, तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं टॉरिड रीजन। टॉरिड, TORRID, टॉरिड रीजन। ठीक, और इसके ऊपर वाला 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये होता है टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन होता है, टेम्परेट रीजन। और जो ऊपर वाला रीजन है 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड रीजन। कौन सा, फ्रिजिड। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। डे सीजन ईयर, किस तरीके से डे होता है, सीजन कैसे बदलता है, ईयर कैसे चेंज होता है। ठीक, उसके बारे में देखेंगे। रोटेशन के बारे में देखेंगे, एक्सिस पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। ठीक है, हाँ मैंने ये जो 3 बताए हैं ना, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये टॉरिड रीजन, ठीक है, टेम्परेट
और ये फ्रिजिड है ना। तो इंक्लिनेशन कैसा रहता है सन की रेस का, अगर मैं इधर सन बनाऊँ, यहाँ पे सीधी रेस पड़ती हैं, यहाँ पर स्लैंट रेस पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीधे हीट बजट पर हम चले आएंगे। ठीक है, हीट बैलेंस, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, किस तरीके से ये बैलेंस करके चलता है एटमॉस्फेयर। कंडक्शन, ये तीन प्रोसेस होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। ठीक, और एक होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर हम हीट बजट के बारे में देखेंगे। ठीक, अल्बीडो, अल्बीडो क्या होता है मेरे को बताइएगा। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। पता है जो ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अपनी अर्थ पे, वो क्या है कि जब रेज अर्थ में एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो करती है शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में। लेकिन जब अर्थ की सरफेस से टकरा के वो वापस जाती है ना, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में होती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में होने की वजह से वो क्या है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए वेरिएशन इन द नेट हीट बजट, नेट हीट बजट में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हो रहा है ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है इस समय पे, तो क्या है नेट हीट बजट जो है वो गड़बड़ा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे हम टेम्परेचर के बाद, टेम्परेचर के बारे में कैसे कैसे मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जनवरी और जुलाई, ये बेसिकली 2 मंथ के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर मंथ ऑफ जनवरी जुलाई, ये इसके बारे में। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा दूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे और वेदर सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर के बारे में। ठीक है, फिर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर वेलोसिटी और डायरेक्शन को इफेक्ट करते हैं विंड की। ठीक है, जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स है, कॉरियोलिस फोर्स है, प्रेशर एंड विंड, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, प्लैनेटरी विंड्स का जो पैटर्न है, जिसमें ये प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग के बारे में, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये रोटेशन कितनी बार आएगा, मतलब हर पार्ट में एंट्री मार ही दी है रोटेशन ने। ठीक है, चलिए फिर हम सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। इसमें हेडले सेल, फेरल सेल और एक और सेल आता है पोलर सेल, पोलर पोलर सेल, इसके इसमें दे नहीं रखा है शायद। ठीक है, फिर सीजनल विंड के बारे में, लोकल विंड के बारे में, लैंड और सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली विंड, एयर मास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट जो टेम्परेट रीजन में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडो। फिर वाटर देखेंगे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, देख लेना गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट हो गई और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेचुरेशन में ड्यू पॉइंट को देखेंगे। ड्यू पॉइंट क्या होता है आप मेरे को बताना है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ चुका है, शायद मे बी 2018 में आया था, या नहीं शायद 2018 या 2019 में आया था ड्यू पॉइंट पे क्वेश्चन प्रीलिम्स के पेपर में। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, इनको मेरे को टाइप्स बताऊंगा मैं इनके। ठीक है, फिर क्लाउड्स, क्लाउड्स पे आते हैं, कौन कौन से टाइप है। सर्रस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, सर्रोस्ट्रेटस, सर्रस क्लाउड्स ये ऊपर वाले, सर्रोक्यूमुलस, अल्ट्रोस्ट्रेटस, अल्टोक्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। वर्टिकल डेवलपमेंट कैसे होता है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का। फिर प्रेसिपिटेशन के बारे में देखेंगे, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, स्लीट है, हेल स्टोन्स हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल,
ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। ओरोग्राफिक कौन सी? जो माउंटेन्स पे मॉइस्चर चढ़ने की वजह से होती है, वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, देखेंगे वर्ल्ड में रेनफॉल का। एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड के क्लाइमेट में, इसमें हॉट और वेट, हॉट वेट दो तरह का इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसमें मानसूनल और मरीन क्लाइमेट, सवाना या सुडान क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट एंड मिड लेटीट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट और वेस्टर्न मार्जिन या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन मतलब चाइना टाइप का, ब्रिटिश टाइप, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, साइबेरियन क्लाइमेट, लॉरेशियन क्लाइमेट, आर्कटिक और पोलर क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट मतलब दो लोग हैं, एक है कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन का, ठीक, और एक है थॉर्नथवेट का, थॉर्नथवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर, इसका नाम है ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अर्थ की सरफेस पे कितना वाटर है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन कौन सी है, क्या कंपोनेंट है, क्या प्रोसेस है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, वही वाटर साइकिल, यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ओशियंस, रिलीफ, 4 डिवीज़न है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर डीप सी प्लेन, फिर ओशियनिक डीप एंड ट्रेंचेस आते हैं, जिसमें सबसे गहरी कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, मेरे को बताना इंडियन ओशन में कौन सी ट्रेंच है। ठीक है, चलिए, माइनर रिलीफ फीचर्स में मिड ओशनिक रिज आ गई, सी माउंट, सबमेरिन कैनियन, गुयार्ट्स, अटोल्स। अटोल इज अ टाइप ऑफ कोरल आइलैंड। दो तरह के, तीन तरह के होते हैं, एक होता है बैरियर रीफ, है ना, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, और तीसरे नंबर के होते हैं अटोल्स। ठीक है, आप कोरल्स जब पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे इनको। ठीक है, टेम्परेचर की बारे में बात करेंगे, जिसमें वर्टिकल टेम्परेचर और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से आते हैं फैक्टर्स? एक है लैटिट्यूड, एक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करेंट्स। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में थर्मोक्लाइन आता है। थर्मोक्लाइन एक लाइन होती है, आप बताना मेरे को, 3 लेयर। सैलिनिटी, सैलिनिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी कौन कौन से हैं? एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होते हैं। फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी, जहाँ पे कम होगा वहाँ ज़्यादा होगी। विंड, ओशियन करेंट्स। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी कौन सा है? ठीक है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा हाई होगी वो उसकी ओशन वाटर्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी सैलिनिटी कम होगी उसकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, फिर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट को। एक टेम्परेचर करता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक, इजीली मूव कर सकेगा। अगर भारी होगा, ठंडा होगा तो नीचे बैठेगा पानी। ठीक है, सैलिनिटी, अगर ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो पानी मूव नहीं कर पाएगा, कम होगी तो आसानी से मूव करेगा, ज़्यादा डेंस होगा तो नहीं कर पाएगा, कम डेंस होगा तो आसानी से मूव कर पाएगा। सन, मून, विंड, सन और मून का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि टाइड्स। ठीक, मोशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करंट, वेव्स के बारे में देखेंगे, मोशन ऑफ वेव्स या वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्रेस्ट और ट्रफ, हाइट कैसी, एम्पलीट्यूड, पीरियड, लेंथ, स्पीड, फ्रिक्वेंसी, टाइड्स। यहाँ गया ना टाइड्स, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स के। ठीक है, कब जो वेव है वो टाइड की फॉर्म ले लेती है। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टाइड्स, इसमें टाइडल करेंट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ टाइड्स, जिसमें
मतलब एक दो तरह की टाइड देखने को मिलती हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर बेस होती हैं और एक होती हैं एसएमई पोजीशन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे डायोर्नल सेमी डायोर्नल, डायोर्नल और मिक्स टाइड, ठीक। इसमें हम देखेंगे स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड देखेंगे, ठीक है। ओशन करेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन्फ्लुएंस बाय टू फोर्सेस, कौन कौन से ओशन करेंट्स बताना मेरे को। चलो मैं बताऊं। एक तो है कोरियोलिस फोर्स, है ना, और बताओ फोर्स, और एक है टाइडल फोर्स, ठीक है। चलिए, प्राइमरी फोर्स दैट इनिशिएट्स द मूवमेंट, हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, हीटिंग ड्यू टू सोलर एनर्जी होगा यहाँ पे, ठीक है। विंड हो गया, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स, दीज आर द फोर्स दैट इनिशिएट्स द मूवमेंट ऑफ द ओशन करेंट्स, ठीक है। सेकेंडरी फोर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ड्रिफ्ट के, ठीक। टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स, सरफेस करेंट्स, डीप वाटर करंट बेस्ड ऑन डेप्थ, कोल्ड और वार्म करेंट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। दो तरह की ओशन करेंट्स होते हैं, एक तो डेप्थ के ऊपर बेस करती हैं और एक टेम्परेचर के ऊपर बेस करती हैं। सरफेस करंट बोलते हैं, एक को डीप वाटर करंट बोलते हैं, एक को कोल्ड करंट बोलते हैं, एक को वार्म करंट बोलते हैं, सिंपल। मेजर ओशन करेंट्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में, इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स का क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है ओशन करेंट्स का, उसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना मेरे को, एक कंसेप्ट है लानीना का, लानीना, और एक है एल नीनो। ये कंसेप्ट आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए, वाटर रिसोर्स, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स क्या है, सरफेस वाटर रिसोर्स, इनलैंड वाटर रिसोर्स यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्स बाय 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 मैन, बाय मैन, ठीक है। ओशनिक वाटर रिसोर्स, मेन फीचर्स देखेंगे ओशंस के, यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन बाय मैन, वाटर कंजप्शन पैटर्न्स, वाटर पोल्यूशन, किस लेवल तक वाटर पोल्यूशन हुआ रहा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। बायोजियोग्राफी में सीधे सॉइल, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कैसे सॉइल बनती है, स्टेजेस क्या हैं सॉइल फॉर्मेशन के, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन कौन सी हैं, सॉइल प्रोफाइल, क्लासिफिकेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ठीक। सीधे फिर चले आएंगे हम वेजिटेशन रिसोर्सेज पे। वेजिटेशन रिसोर्सेज में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट जिसमें इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल और कल्चरल तीनों सिग्निफिकेंस देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट, मतलब फॉरेस्ट का डेवलपमेंट किया जाए तो कौन कौन से फैक्टर लीड करते हैं उसको। एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। अब डेजर्ट को डेजर्ट मत मानो, यो मत मानो कि फॉरेस्ट नहीं होती, एक वेजिटेशन होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन क्या है फॉरेस्ट का। डिफॉरेस्टेशन, द मेजर टॉपिक, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन इन टेम्परेट फॉरेस्ट, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज एंड फैक्टर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इमीडिएट कॉज कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन क्या है ये बताना आप मेरे को कमेंट में, ठीक है। इन अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन अगर किया जाए तो क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, मोनोकल्चर प्लांटेशन क्या है, अफॉरेस्टेशन क्या है। आप सिर्फ मतलब कंजर्वेशन हम अफॉरेस्टेशन करके ही नहीं कर सकते, हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, हम मोनोकल्चर प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, हम उनको भी अपना सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, एक है सोशल फॉरेस्ट्री और एक है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। देखो, अभी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी बाकी रह गया है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बाकी रह गया है, काफ़ी है अभी तो, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी टाइम कितना हो गया है, अब 50 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम अब इसको कल देखेंगे। तो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर लव्ड वंस, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।